नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। माय डियर पेपर ओएनजीसी का है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड का। अभी रिसेंटली 20 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ है। 4:30 बजे से 6:30 बजे वाली शिफ्ट में केवल एक ही पेपर हुआ है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कुल 80 क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो में हम उसके कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके सामने करने जा रहे हैं। कंप्लीट लास्ट तक देखना। सभी क्वेश्चन को कारण सहित उत्तर बताने का हम प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको और भी नए क्वेश्चन यहाँ से सीखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसी तरह की अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एक मोस्ट सपोर्टिव कोर्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं आज के क्वेश्चंस का क्या क्या आंसर होने वाला है। वैसे तो ये ऑफिशियल आंसर की है तो उत्तर साथ में दिए हुए हैं, इसलिए हम आपको कारण सहित बताने का प्रयास करेंगे कि ये उत्तर कैसे आया। सबसे पहले सवाल देखिए, डीसी मशीन में लेमिनेशन क्यों की जाती है, यानी आर्मेचर को लेमिनेट क्यों करते हैं। तो सभी जानते हैं एडी करंट हानि कम करने के लिए होता है। एडी करंट हानि को हिंदी में भंवरधारा हानि बोलते हैं। दोस्तों, हिस्टैरिसीस हानि का जब सवाल पूछे तो क्वेश्चन होता है कि सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है। उस दौरान आपको उत्तर करना है शैथिल्य यानी हिस्टैरिसीस हानि कम करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, मैं मानता हूं, क्योंकि इन प्रश्नों की बहुत ज़रूरत है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, हर एक बच्चा इसको समझने का प्रयास करें। अगला सवाल, रोटरी कन्वर्टर का पावर फैक्टर कैसा होता है। जब आप रोटरी कन्वर्टर और एमजी सेट में अंतर पढ़ते हैं उस दौरान इस क्वेश्चन का उत्तर आता है। वैसे इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है कि कितना पावर फैक्टर है, लेकिन ये क्या, इसने क्वेश्चन एक तरह से अधूरा दिया है। दरअसल ये जब आप पढ़ते हैं तो आपके सामने आएगा, एमजी सेट और रोटरी कन्वर्टर में जब अंतर करवाया जाता है, तुलना करवाई जाती है, उस दौरान कहा जाता है कि एमजी सेट का पावर फैक्टर कम और रोटरी कन्वर्टर का पावर फैक्टर उच्च होता है। इसी तरह से एमजी सेट का लाभ है कि आउटपुट वोल्टेज इजीली कंट्रोल हो जाती है। दोनों में कंपैरिजन एफिशिएंसी का भी किया जाता है, तो एमजी सेट की अपेक्षा कन्वर्टर जो है वो मोर एफिशिएंट, ज़्यादा दक्षता वाला माना जाता है। अगला सवाल आपके सामने, इंडक्शन मोटर के रोटर चालकों में जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, और प्रेरित धारा की दिशा यानी किस तरह से होगी। वास्तव में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको और डीपली लेकर जाते हैं, खैर निम्मी की बुक में अगर आप पढ़ते हैं तब तो इसका उत्तर थोड़ा अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो करें क्या। देखो, परिमाण ज्ञात करने के लिए यानी कितनी मात्रा हो रही है, उसके लिए फैराडे का नियम, फैराडे के नियमानुसार जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी गणना फिर आपको BLV साइन थीटा से करनी पड़ेगी, जबकि प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से कैलकुलेट हो जाएगी। इंड्यूस ईएमएफ की दिशा है, यानी सेम आपको यहाँ पर जनरेटर वाले नियम अप्लाई करने हैं इंड्यूस ईएमएफ की तरफ जाते समय। जो जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न का BLV साइन थीटा फॉर्मूला है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से हम जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अगला सवाल ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने ये यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी डाल दी थी। बहुत सारे बच्चों का उत्तर जो है इसमें काफ़ी डिफरेंस आया था और बड़े कंफ्यूज हुए थे वो इसमें। दरअसल सवाल यहाँ ये पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मशीन जब नो लोड पर चल रही हो और अग्रगामी पावर फैक्टर पर चल रही हो। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कई बार बताया है कि जब एक सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारने हेतु उपयोग लिया जाता है तो उसकी सिचुएशन क्या होती है। तो दो उत्तर दिए जाते हैं कि एक तो दिया जाता है कि मोटर ओवर एक्साइटेड होनी चाहिए, यानी अति उत्तेजित होनी चाहिए।
दूसरी शर्त दी जाती है कि मोटर नो लोड पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों शर्तें हमें दे रखी है, लेकिन सीखने वाली बात क्या है दोस्तों? सीखने वाली बात यहाँ पर ये है कि हम इसको इंग्लिश में सिंक्रोनस कंडेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब कंडेंसर को हिंदी में संधारित्र भी लिख दिया जाता है और संघनित्र भी लिख दिया जाता है, लेकिन आपके सामने तो दोनों ऑप्शन है, फिर आप कौन सा करेंगे? तो माय डियर, कंडेंसर शब्द को हिंदी में संघनित्र ही कहा जाएगा, कैपेसिटर को संधारित्र लिखा जाता है, उसको सिंक्रोनस कैपेसिटर कभी नहीं बोला जाता, सिंक्रोनस कंडेंसर बोला जाता है। और कंडेंसर का जो इंग्लिश हिंदी है वो संघनित्र होता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में भी कंडेंसर हम पढ़ते हैं तो उसको हिंदी में संघनित्र लिखा हुआ होता है, संधारित्र कभी नहीं लिखते। हाँ, कैपेसिटर को कंडेंसर कैपेसिटर दोनों लिख दें वो बात अलग है, इसलिए सी ऑप्शन ही करना होगा, डी नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज कर रहा है ये, और मैंने कम्युनिटी टैब में जब डाला था तो बहुत सारे बच्चे इसका सही से उत्तर कर भी नहीं पाए थे, बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन की तरफ ही जा रहे थे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। ये एक अलग क्वेश्चन है दोस्तों, और इस बार यूँ समझ लीजिए कि इन्होंने नया क्वेश्चन ही दिया। मैं कोशिश करूँगा आपको इसकी 3 डेफिनेशंस मैं यहाँ पर बताऊँ, क्योंकि तीनों पेपर के लिए ज़रूरी है और तीनों ही कहीं ना कहीं हमसे पूछी भी जाती हैं। और 3 परिभाषाएं जो मैं आपको देने जा रहा हूँ किस किस की है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसी की डेफिनेशन दे देता हूँ मैं, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि क्षैतिज सतह पर कुल सौर विकिरण, यानी सूर्य से निकलकर जो टोटल रेडिएशन हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आती है, मैं थोड़ी सी इंग्लिश में अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊं तो समझने का प्रयास करें। द सोलर रेडिएशन दैट रीचेज द अर्थ सरफेस विदाउट बीइंग डिफ्यूज्ड इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन, ग्लोबल रेडिएशन। दोस्तों ए उत्तर आएगा इसका। क्षैतिज सतह पर जो टोटल आता है उसको ग्लोबल रेडिएशन बोलते हैं। अब उसके बाद में 2 परिभाषाएं और आती है, जिसमें से एक है बीम रेडिएशन, हिंदी में इसको पुंज विकिरण बोल रहे हैं। इसकी परिभाषा है कि सूर्य से प्राप्त होने वाला सौर विकिरण जो वायुमंडल में बिखरा हुआ नहीं हो, यानी जब तक सूर्य ऊर्जा विसरित नहीं हुआ हो तो उसे बीम रेडिएशन बोलते हैं। और विसरित विकिरण वह होता है जो सूर्य से प्राप्त होने के बाद उसकी दिशा बदल जाती हो, वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन हो जाता हो। ये मैं आपको इंग्लिश में बता दूं, डिफ्यूज रेडिएशन बोलते हैं इसको। डिफ्यूज रेडिएशन की परिभाषा आपको देनी है। डिफ्यूज रेडिएशन इज दैट रिसीव्ड फ्रॉम द सन आफ्टर इट्स डायरेक्शन हैज़ बीन चेंज्ड बाय स्कैटरिंग बाय द एटमॉस्फेयर। ये है इसका डी उत्तर। कुल मिलाकर आपको 3 डेफिनेशन यहाँ याद रखनी है। ग्लोबल रेडिएशन क्या होता है, बीम रेडिएशन क्या होता है, और डिफ्यूज रेडिएशन क्या होता है। हो सके तो कमेंट बॉक्स में तीनों रेडिएशन की डेफिनेशन आप लिखें हमें, ताकि और बच्चे भी इसे आसानी से देख सकें। उसके बाद में देखिए दोस्तों, इंडक्शन रिले का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक IDMT रिले होती है दोस्तों, जब ये आप प्रैक्टिकली जाएंगे तो काम आएगी। मैं सोचता हूँ आजकल कि ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखते हैं और आजकल इनके क्वेश्चन आने लग गए, लेकिन बहुत बड़े लेवल की है, इंजीनियरिंग वाले इनको नहीं समझ पाते हैं। पता नहीं IT लेवल के बच्चे को ये क्वेश्चन देते क्यों हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल कह रहे हैं कि एक इंडक्शन रिले जो होती है उसमें इन्वर्स टाइम डिले कैसे प्राप्त किया जाता है। इसने रीज़न पूछा, मतलब तरीका पूछा है। दोस्तों होता क्या है, एक्चुअल में इंडक्शन एक रिले होती है जिसमें IDMT रिले होती है, इसको बोलते हैं इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। यहाँ तो खैर इसने छोटा सा ही क्वेश्चन पूछा है कि इन्वर्स टाइम डिले रिले, बस इतना सा पूछा है। ठीक है, ITDR पूछा है, इन्वर्स टाइम डिले रिले कैसे किया जाता है एक्चुअल में। दोस्तों इसके लिए आपको एक डेफिनेशन में पीछे ले जाऊंगा, और हो सके तो आप मुझे उसकी डेफिनेशन बता दीजिए। आपने सूचक मापी यंत्रों में डैम्पिंग प्रणाली पढ़ा होगा, और डैम्पिंग प्रणाली में एक एडी करंट सिस्टम आता है, देखा होगा आपने। तो वो अवमंदक को कैसे समाप्त करता है? वो अवमंदक को ऐसे समाप्त करता है कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है जिसमें डिस्क लगी रहती है, और जैसे ही
पॉइंटर रोटेट करता है तो वो डिस्क रोटेट करती है, जिससे एडी करंट, वो फ्लक्स को काटते हुए एक करंट पैदा होती है जिसे एडी करंट बोलते हैं। वास्तव में इंडक्शन रिले में क्या किया जाता है कि एक डिस्क लगा देते हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट के साथ में लगी होती है, और वो जैसे ही रिले रोटेट करती है तो वो डिस्क फ्लक्स को काटती है और अपने अंदर एक एडी करंट पैदा करती है जो उसका अपोज करती है और चलने नहीं देती है। तो रिले क्या जल्दी से वर्क नहीं करती है, रिले के काम करने के तरीके में समय लग जाता है थोड़ा सा। बी उत्तर आएगा। परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करके एक इंडक्शन रिले में समय विलंब प्राप्त किया जाता है, मतलब वो टाइम पे ऑपरेट नहीं होगी, फिर आपको जब चाहोगे उस समय आप इसको ऑपरेट जो है वो आराम से करवा लेंगे। चलिए अगला सवाल, ये तो सिंपल सा ही है। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता को बदलना है, कैसे बदल सकते हो भाई? दो कारक हैं, या तो फील्ड धारा की दिशा बदल दीजिए या फिर जनरेटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल दीजिए, क्योंकि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या यही तो कहता है। दो तरीके आपके पास कि या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दो या फिर चालक की घूमने की दिशा बदल दीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं फील्ड धारा की दिशा को व्युत्क्रमित करके हमें केवल एक ऑप्शन दिया हुआ है, प्राइम मूवर की घूमने की दिशा बदल दी जाए, ऐसा कोई ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब देखिए अगला सवाल जो है, लगभग इस सवाल में कन्फ्यूजन बच्चों को लग सकती है, लेकिन मैं बताता हूँ इसका जीएनपी उत्तर क्यों है। एमएनपी भी तो हो सकता था ना। सवाल कह रहे हैं कि एक डीसी मोटर में वह रेखा जो आसन्न ध्रुवों के दो केंद्रों के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए डीसी मोटर में ये एन पोल और ये एस पोल है। आसन्न का मतलब होता है पास पास के पोल। मान लेते हैं दो ही पोल की मोटर है, या फिर अगर आप 4 पोल की मानना चाहो तो फिर यहाँ 2 पोल आपको और बनाने पड़ेंगे, है ना। मान लीजिए कि आप 4 पोल की मानते हैं तो फिर एक पोल यहाँ। आसन्न ध्रुवों का मतलब हो गया ये एनएस एनएस इस तरह से पोल है। इन दोनों पोल को मिलाने के लिए जो एक रेखा आती है तो यहाँ से वो रेखा आ रही है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको तो हम एमएनए बोलते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। नहीं डियर, इसको आप एमएनए तब बोलते हैं जब फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले जाते हैं। वास्तविकता ये है कि हम इसको जीएनए मानते हुए लिखते हैं, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हो। जीएनपी इन्होंने इसलिए किया, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन, इसका वो उत्तर कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों के केंद्रों को मिला रही है रेखा, उस रेखा को समद्विभाजित कर रहा है, यानी 2 समान भागों में बांट रहा है। तो जीएनपी कर देंगे, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल प्लान। हालांकि डी ऑप्शन से नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि एमएनपी की भी डेफिनेशन यही होती है, एक तरह से तो यही भाषा देते हैं अपन। खैर, जब ऑफिशियल आंसर की में इसका सी है तो फिर दोनों ऑप्शन के साथ ही हमें जाना है। अगला सवाल देखिए, ट्रांजिस्टर परिपथ में कौन सा विन्यास व्यापक रूप से काम में लेते हैं? तो कॉमन एमीटर ही आएगा, इसमें किसी को समस्या नहीं हो। कॉमन एमीटर का इनपुट आउटपुट 180 डिग्री फेज अंतर पर होता है। इस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन तीनों ही हमें हाई मिलती है, इसलिए हम इसका सर्वाधिक उपयोग कर लेते हैं। कॉमन बेस में और कॉमन कलेक्टर में इनपुट और आउटपुट में फेज अंतर 0 डिग्री का है। एक में करंट गेन कम होती है, एक में वोल्टेज गेन कम होती है, इसलिए ओवरऑल पावर गेन भी इसकी कम रह जाती है, तो हम इसका उपयोग जो है वो नहीं करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, नो लोड पर चलने पर एक इंडक्शन मोटर में ली गई धारा सामान्यतः कौन सी है? तो इसको मैग्नेटाइजिंग धारा बोलते हैं, चुंबकन धारा बोलते हैं। इसी से मोटर का पावर फैक्टर भी डिसाइड होता है। लगभग इस समय ये जो धारा होती है ये सप्लाई वोल्टेज के साथ 75 डिग्री लैगिंग पर होती है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में मोटर का पावर फैक्टर भी 0.1 से 0.2 लैगिंग पावर फैक्टर होता है। नो लोड पर एक मोटर द्वारा ली गई करंट अपनी पूर्ण भार धारा की लगभग 30 से 40% होती है। नो लोड पर लॉसेज कैलकुलेट करने के लिए हम मोटर को चलाते हैं। 3 फेज मोटर अगर है तो P बराबर VI cos phi से इसकी गणना करेंगे। इस समय जो भी लॉसेज हो रहे हैं नो लोड लॉस इनको बोला जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक ठाक है, प्रश्न पूछा जा सकता है। डीसी मशीन में कम्यूटेटर एंड पर कॉइल जो 2 सिरों के बीच जुड़ती है तो उसे फ्रंट पिच बोलते हैं, और दूसरी साइड में जो जुड़ती है उसे बैक पिच कहा जाता है।
फ्रंट पिच और बैक पिच दो सिंपल परिभाषाएं पता होगा, इस परिभाषा पर अपन ज़्यादा समय नहीं देंगे। अगला सवाल, एक प्रतिरोध 78 ओम का है, 3.1 एम्पियर की धारा उसमें से प्रवाहित होती है, उस पर वोल्टेज की गणना करें। तो V बराबर I इंटू आर करना है, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये गलत किसी का होगा नहीं, उम्मीद पूरी है। बता देना, कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना, मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसे ही होती है, मैं करता नहीं हूँ पूरी, तो है ना, सॉरी, मिलान करना और इसका बताना मुझे 12वें क्वेश्चन का आंसर इतना ही आ रहा है क्या। चलिए अगला सवाल, ये देखो काफ़ी अच्छा है कि कौन सा इक्विपमेंट ऐसा है जो टेम्परेचर को पहचान कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, डिटेक्ट करने की बात कर रहा है माय डियर। डिटेक्टर कौन है? डिटेक्टर यहाँ पर सेंसर होगा, टेम्परेचर सेंसर आएगा जो टेम्परेचर को सेंस करता है। और इसके लिए मैं एग्जांपल दे दूँ आपको, लाइक हमारा थर्मल ओवरलोड रिले एक प्रकार का टेम्परेचर सेंसर ही है। जैसे ही मोटर में ओवर करंट होता है धीरे धीरे वो टेम्परेचर को देखता जाता है एंड फाइनली एक टेम्परेचर के बाद मोटर को ट्रिप करवा देता है। बी उत्तर आएगा। टेम्परेचर सेंसर जो होते हैं वो ही होते हैं टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। अगला सवाल, अल्टरनेटर में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की परिभाषा पूछिए। अच्छे से याद हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। इन्होंने थोड़ा ऑप्शन अलग दिया है, वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला ही होता है जिससे अपन कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ वास्तव में फॉर्मूले पर जाएंगे तो क्या उत्तर आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल और कंसेंट्रिक कॉइल में ईएमएफ का अनुपात होता है। ये जब कॉइलें 180 डिग्री से बाहर हो और 180 डिग्री पर हो तो इन दोनों में इंड्यूस ईएमएफ का अनुपात देखा जाता है, वह बिल्कुल सही उत्तर कहलाता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है मेटल कार्बन ब्रश डीसी मशीन में वोल्टेज ड्रॉप पूछा है। भाई दोस्तों 4 तरह के ब्रश लगते हैं, पहले तो आपको इस मेटल कार्बन वाले का उत्तर दे दूं मैं, ठीक है ना। धातु कार्बन वाला जो है इसकी ड्रॉप 0.25 से लेकर 0.35 वोल्टेज होती है। इन्होंने क्या किया, दोनों का औसत ऑप्शन दे दिया 0.3, तो कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। फिर भी मैं बताता हूँ आपको, सॉफ्ट ग्रेफाइट का पूछ ले तो आपको उत्तर करना है 1.6 वोल्ट। केवल कार्बन का पूछे आपसे तो सर्वाधिक इन्हीं का होता है, 2 वोल्ट उत्तर करना है। और जब आपसे इलेक्ट्रोग्रेफाइट का पूछे तब 1.7 से 1.8 वोल्ट उत्तर करना है। 4 ड्रॉप याद रखें, मेटल कार्बन या कोपन कार्बन का, सॉफ्ट ग्रेफाइट का, अकेले कार्बन का और इलेक्ट्रोग्रेफाइट का, ठीक है। आगे देखिए, उस हवा की उस गति को क्या कहा जाता है जिस पर एक विंड टर्बाइन शाफ्ट गति देना शुरू करता है। दोस्तों यहाँ 3 डेफिनेशन है, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, नाम से ही पता लग रहा है शाफ्ट पावर देना शुरू कर रहा है तो उसको बोलते हैं कट इन स्पीड, यानी पावर जनरेट करना शुरू ही करता है। जनरली इसका मान जो होता है वो 6 से लेकर 9 MPH तक होता है। हवा जो रखी जाती है स्पीड के अकॉर्डिंग वो है। तो क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। अब आइए हम एक एक करके इसके 3 उत्तर पढ़ते हैं। सबसे पहला, फर्लिन एयर क्या होती है? दोस्तों फर्लिन एयर वह होती है जहाँ मैक्सिमम स्पीड से भी ऊपर चला जाता है और टरबाइन हमें आउटपुट देना बंद कर देती है, उसे फर्लिन स्पीड कहा जाता है। मैं आपको एक बार इसकी पूरी डेफिनेशन बता देता हूँ कि फर्लिन गति हवा की वह गति होती है जिस पर एक टरबाइन जनरेटर बंद हो जाता है और बिजली पैदा करना बंद कर देता है। आमतौर पर असाधारण रूप से उच्च हवा की गति के मामलों में टरबाइन को नुकसान से ये बचाता है कि रुक जाए ताकि टरबाइन पे कोई और नुकसान ना हो जाए। एंड इसके अलावा एक और होती है, इसमें लिखा है इन्होंने कि एज विंड स्पीड इंक्रीज मोर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड अंटिल इट रीचेज ए लिमिट नन एज द रेटेड स्पीड। निर्धारित गति किसे बोलते हैं? कट इन स्पीड आया, आप गति बढ़ाते गए, आउटपुट पावर बढ़ती गई, गति बढ़ाया, आउटपुट पावर बढ़ती गई। एक लेवल ऐसा आ गया जहां आउटपुट पावर कांस्टेंट हो जाती है, उसे रेटेड स्पीड बोला जाता है। यानी ये स्टार्टिंग है, ये इसका निर्धारित मान या अधिकतम मान है
और ये अधिकतम से भी ऊपर का मान जहाँ शक्ति उत्पादन बंद कर दिया जाता है। अगला सवाल, डीसी जनरेटर में फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक है तो जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है और मैंने पहले इस क्वेश्चन को कई बार आपको करवाया हुआ है। एक निश्चित अवधि के दौरान भार की खपत ऊर्जा और पूरी अवधि के दौरान अधिकतम मांग का अनुपात है तो इसे लोड फैक्टर कहा जाता है, या लोड गुणक बोल दो, बात एक ही है हिंदी में। डबल केज रोटर मोटर में 2 पिंजरे क्यों लगाए जाते हैं? ताकि स्टार्टिंग के समय धारा कम हो और टॉर्क मैक्सिमम हमें प्राप्त हो सके। 3 फेज मोटर में VF वाला जो होता है ना, स्थिर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी अनुपात वाला, तो उससे क्या होता है, तो मोटर का टॉर्क कांस्टेंट रहता है। गति नियंत्रण की एक विधि होती है, मैंने भी दिया था, स्टेटर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी वाला है ना, तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का अनुपात अगर स्थिर रहता है तो मोटर का टॉर्क हमेशा कांस्टेंट रहता है और साथ ही गति परिवर्तन भी इससे हो जाता है। ये पहले मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा है और कई बार दिया भी है, मैंने टेस्ट में भी दिया था। कंपाउंड मोटर की गति बदलनी है लेकिन क्रमागत का मतलब होता है एक सीक्वेंस में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। देखो सीक्वेंसली अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको केवल सप्लाई वोल्टेज ही बदलना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप फील्ड में फ्लक्स में चेंजेस ला नहीं सकते, कंपाउंड मोटर है, एक फ्लक्स बदलना संभव नहीं है। मान लीजिए क्यूमुलेटिव है तो डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, तो फ्लक्स परिवर्तन की विधि तो लगा नहीं सकते। ऐसे में सप्लाई वोल्टेज परिवर्तन वाला ये ऑप्शन हमारे पास रहता है और सी ऑप्शन आपको यहाँ करना है। ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है, तो इलेक्ट्रिकली एज मैग्नेटिक, विद्युत और चुंबकीय रूप दोनों से जुड़ी होती है। मेन ट्रांसफार्मर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से होती है। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी पूछी है 81.2 है और हाफ वेव की पूछे तो 40.6 है ना। हाफ वेव की इसकी आधी कर दो या फुल वेव जो है उसका 2 गुना कर दो। एनर्जी मीटर है, नो लोड पर भी डिस्क चल रही है तो भैया क्या बोलते हैं इसको, क्रिम्पिंग त्रुटि। इलाज क्या है, डिस्क में आमने सामने 2 होल कर दिए जाएं तो क्रिम्पिंग त्रुटि समाप्त हो जाती है। और डीसी जनरेटर में कौन से एक वेरिएबल लॉस है, देखो वेरिएबल लॉस एक तो होता है आर्मेचर कॉपर लॉस, लेकिन वो यहाँ दिया नहीं। तो दूसरा इंटरपोल की फील्ड में जो होगा ना वो भी होगा, क्यों, क्योंकि इंटरपोल आर्मेचर के सीरीज में है। जब आर्मेचर धारा बदलेगी तो इंटरपोल की धारा भी बदलेगी, इसलिए इंटरपोल वाली हानि जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। मैं आपको बाकी हानियाँ बताता हूँ, देखो कैसे। वायु घर्षण गति पर डिपेंड होती है, ब्रुश घर्षण गति पर है और शंट फील्ड में धारा नियत रहती है, इसलिए ये भी नियत है। ठीक है, तो घर्षण और वायु हानियाँ जो होती है ये यांत्रिक हानियों में होती है और इनको स्ट्रे लॉस मानते हैं, तो इंटरपोल वाला ही ऑप्शन आपको करना होगा। बस दोस्तों यही करवाएंगे 25 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में। अगले 2 पार्ट में आपको और क्वेश्चन करवाएंगे और कुल 80 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड करें और हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।